ओके, तो आज हम वेब चैप्टर के जेई एडवांस के पीवाई यूज करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं कारवा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास दिस इज अंडर टेंशन टी व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट टू सक्सेसिव हार्मोनिक्स आर फाउंड टू अकर एट फ्रीक्वेंसी दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, क्या होगा। ठीक है, तो मतलब एक लेंथ दे रखा है वायर का और उसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग हार्मोनिक्स, अब कौन से हार्मोनिक्स वो नहीं दे रखा है, पर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग दो कंसिक्यूटिव हार्मोनिक्स, सक्सेसिव हार्मोनिक्स मतलब पास पास वाले ही, मतलब एक nth हार्मोनिक्स और एक n+1। तो लेट्स से एफ nth हार्मोनिक्स लेट्स से 750 हर्ट्ज है, तो n+1th हार्मोनिक्स कितना है 1000 हर्ट्ज, ये दे रखा है और मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है, हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। तो nth हार्मोनिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब स्ट्रिंग के केस में दोनों एंड से अगर वो क्लैम्प है तो nth हार्मोनिक्स का फॉर्मूला क्या, n/12 √t/μ। ठीक, म्यू के लिए मास दे रखा है और लेंथ दे रखा है, तो म्यू क्या हो जाएगा, सिंपल दिस डिवाइडेड बाई 1, तो म्यू हो जाएगा सिंपल 2 × 10⁻⁻5 kg/मीटर। ठीक, और मतलब ये दे रखा है तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एन के लिए दे रखा है, तो दोनों को अगर लिखें हम तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लेट से दो इक्वेशन करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। 750 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, लेट से n है तो n/12 √t/μ, और वही अगर 1000 के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा n+1/12 √t/μ। तो यहाँ दो इक्वेशन बने, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, लेट से इसको 1 और 2 बोल देते हैं, दोनों को डिवाइड करें तो क्या, ये 3/4 हो जाएगा और इधर से सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म, 12 ख़त्म, n/n+1 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट दिख रहा है कि n की वैल्यू 3 होगा, मतलब ये अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 3। अच्छा, अब n की वैल्यू हमें पता चल गया, अब n की वैल्यू कोई भी इन दोनों इक्वेशन में से जो भी पसंद का हो, जिससे भी दिल को सुकून मिले, उसमें हम डाल सकते हैं और वहाँ से t की वैल्यू में मिल जाएगा, बाकी सब कुछ पता है। लेट से फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो लेट से अगर इसकी वैल्यू यहाँ इसमें डालें तो ये इक्वेशन क्या बन, तो ये क्या हो जाएगा 750 इज इक्वल टू n की वैल्यू 3/2, l की वैल्यू 1, √t/μ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू का एक्सप्रेस वैल्यू हमने ये देखा था 2 × 10⁻⁻5, तो वो 2 × 10⁻⁻5 हो गया। ठीक, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 750 × 2/3 इज इक्वल टू, ये 10⁻⁻5 को ऊपर ले जाए तो +5 जाएगा, अगर 10 छोड़ के बाहर निकाले तो 10⁻4 के बदले वो आ जाएगा 10t/2 अंदर बचेगा। ठीक, 100 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो 100 को करे तो क्या 4 टाइम्स में, और मतलब 25 से करे तो, और 25 से इसको करे तो 3 × 30 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में जाएगा, और ये 2 और ये 5, तो ये क्या बना 5 इज इक्वल टू, और ये 5 √5t। ठीक, तो यहाँ से स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल 25 इज इक्वल टू 5t, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 न्यूटन। ठीक, तो मतलब जो टेंशन की वैल्यू होगी वो अपना 5 न्यूटन, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना अ स्टेशनरी टर्निंग fork is in resonance with air column in a pipe। ठीक है, if the turning fork is moved with a speed this in the front of open end of the pipe parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving turning fork if the speed of the sound is this, the smallest value of the percentage change required in the length of the pipe will be, क्या होगा। सिचुएशन क्या दे रखा है वो समझ में आ रहा है कि एक मतलब ऐसा कुछ पाइप है लेट से, ठीक, यहाँ पे कोई टर्निंग फॉर्क लेके मतलब इस पर रेजोनेंस करा रहे हैं, तो पहले लेट से कुछ एल लेंथ पे रेजोनेंस हुआ होगा, अब बोला जा रहा है कि ये जो टर्निंग फॉर्क है वो मतलब पाइप के तरफ, अगर थोड़ा सा और इसको नीचे करके बनाया जाए, मतलब ये जो टर्निंग फॉर्क है वो पाइप के तरफ मूव कराया जा रहा है, कितना स्पीड के साथ
2 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो अब ये लेंथ को मतलब टर्निंग पॉइंट को मूव कराने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी अपीयर होगा यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट्स। तो हमें पहले तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स मूव कर रहा है क्योंकि साउंड प्रोड्यूसिंग क्या है, टर्निंग फॉर्क की है और वही मूव कर रहा है। तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा लेट्स से उसको एफ बोल देते हैं, वो क्या होगा एफ नॉट इंटू स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है 320। तो 320 और जो सोर्स मूव कर रहा है तो सोर्स का इम्पैक्ट कहाँ डिनोमिनेटर में आता है। ये क्या टुवर्ड्स मूव कर रहा है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे नीचे माइनस करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा मतलब और एफ नॉट की वैल्यू क्या है, एफ नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो लेट से ये फ्रीक्वेंसी अपीयर हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट था और लेट से उस समय अगर रेजोनेंस हो रहा था तो उस समय लेट से एल लेंथ पे उस समय एल नॉट लेंथ ले लेते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी एफ नॉट था तो उस समय एल नॉट लेंथ पे रेजोनेंस हो रहा था। तो वो क्या हो जाएगा, लेट से फंडामेंटल मोड लेके चलते हैं। मिनिमम यहाँ पे बोल रखा है स्मॉलेस्ट चेंज मतलब जस्ट एक बाद उसके वाला। तो फंडामेंटल ले लेते हैं मतलब सबसे पहला जो रेजोनेंस होगा। तो n/2l, n की वैल्यू 1 तो n/2l नॉट और इंटू सी मतलब c/λ होता है तो ये हो जाएगा। तो एफ नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी इस फ्रीक्वेंसी पे। अब लेट से एफ फ्रीक्वेंसी पे जब रेजोनेंस कराना है तब लेट से लेंथ जो चेंज होकर 2l डैश इंटू सी क्या है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक, जो कि ये 320 दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट नहीं लेंगे, सी की वैल्यू क्या 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये हो रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से ये फालतू के जो भी चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो f/f0 अगर लिखें लेट से यहाँ से तो क्या होगा, लेट से इसको 1 बोलते हैं इसको 2 बोलते हैं। और अगर यहाँ से हम f/f0 करें तो कितना आएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस कर रहे हैं तो 1/12 2l डैश और ये 1/2l नॉट हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हुआ f/f0 और यहाँ से अगर f/f0 की वैल्यू देखें तो वो क्या है 320 डिवाइडेड बाई 320 माइनस 2 तो 318, ठीक। ये 2 कैंसिल तो l नॉट बाई l डैश इजिकल टू 320/318। इसको दोनों को पलटना पड़ेगा मतलब 320/318 दोनों को लेट से पलट देते हैं। तो पलटने से क्या होगा l डैश बाई l नॉट इज इक्वल टू दिस और दोनों तरफ -1 कर देते हैं। -1 क्यों कर रहे हैं लेट से समझ में आएगा, 320 -1 तो ये क्या हो जाएगा l डैश माइनस l नॉट बाई l नॉट इजकल टू ये 318 माइनस 320/320, ठीक। अब ये बेसिकली चेंज मतलब हो गया चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इंटू 100 कर देंगे। तो दोनों साइड 100 करेंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा हमें, ठीक। अब ये निगेटिव में आ रहा है ये दिख रहा है, कोई बात नहीं, जो फाइनल लेंथ है वो कम है बेसिकली इसलिए निगेटिव आ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो वो कितना हुआ 2/320 इंटू 100। इसको कैंसिल वैंसिल करें तो क्या ये और ऊपर क्या बचेगा 20 बन जाएगा नीचे 32। इसको करें तो 4 से 5 टाइम्स में और 4 से 8 टाइम्स में तो समथिंग 50/8 हो रहा है। तो इसको अगर पॉइंट में करें तो 0.86 जब 48 220 8 2 जब 16 8 5 जब 45 तो समथिंग अराउंड ये हो जाएगा 8 5 जब 40 सॉरी, ठीक। तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज जो आया वो इतना आ रहा है, ठीक। माइनस साइन के साथ आ रहा है, माइनस साइन जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल लेंथ जो होगा वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे हमें माइनस साइन का कुछ मतलब नहीं होता है तो मतलब माइनस साइन का कोई इंपैक्ट है नहीं चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे हम प्लस साइन के साथ लेंगे तो कितना आंसर फाइनल आंसर जो होगा वो क्या लिखेंगे 0.625 परसेंटेज में ऑलरेडी बोल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मतलब ये कंप्लीट हुआ। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
A train S1 moving with uniform velocity of this approach another train S2 standing on the platform, ठीक है, and observer O moves with uniform velocity of this kilometer towards S2 as shown in the figure, ठीक है, मतलब एक S2 ट्रेन है वो स्टेशन पे रुका हुआ है, एक S1 ट्रेन इसके तरफ अप्रोच कर रहा है इतना स्पीड से, एक ऑब्जर्वर है जो कि S2 ट्रेन को जो कि रुका हुआ है उसको अप्रोच कर रहा है इतना स्पीड से, ठीक है। Both the train are blowing whistles of the frequency this. When the O is this meters away from the S2 and the distance between S1 and S2 is 800 मीटर, the number of beat heard by O will be क्या होगा, ठीक है। अब दे रहा है कि जब ऑब्जर्वर 600 मीटर के डिस्टेंस पे था और ये 800 मीटर के डिस्टेंस पे है तो दोनों ट्रेन जो है विसल ब्लो करते हैं, मतलब बजाते हैं, तो इसको जो दोनों का विसल सुनाई देगा उसमें फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि ये दोनों वेसल्स है उसका अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस ऑब्जर्वर के लिए, ठीक। तो लेट से ये जो S2 ट्रेन है जो कि रुका हुआ है वो जो विसल ब्लो कर रहा है उसका पहले लेट से कैलकुलेट करते हैं कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो के लिए, ठीक। तो उसके लिए देखें तो F2 लेट से F2 डैश बोल देते हैं या अपरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द ट्रेन S2 वो कितना हो जाएगा, उसमें देखा जाए तो सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर जो है वो क्या सोर्स के तरफ मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर और इसका स्पीड कितना है, अगर 36 किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और इसको 5/18 से करें तो क्या 18 6 जा और 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक, ठीक है। और ये 330 स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 330 मतलब स्पीड ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर दोनों, तो पहले तो ऊपर नीचे दोनों स्पीड ऑफ साउंड लिख लेते हैं, और ऑब्जर्वर यहाँ पे मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या नॉमिनेटर में आता है, और ऑब्जर्वर क्या टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो टुवर्ड्स मूव करेगा तो इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी, तो प्लस साइन के साथ +10 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज से ब्लो कर रहे हैं, ठीक। तो ये 2 का जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो हो गया, मतलब अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। जो ट्रेन 1 है उसका अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इसके लिए क्या होगा, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये दोनों लाइन ऑफ मोशन जो है एक साथ एक लाइन में तो मूव कर नहीं रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो हमें इनका कंपोनेंट लेना होगा इस लाइन के अलॉन्ग, ठीक। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, इधर 30 है और ये एंगल कितना होगा, अगर वो देखें तो ये 8 मतलब 800 ये 6 तो मतलब 8/6 तो 4:3 है, तो ये 4 होगा ये 3 होगा, तो ये 4 हो तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, और ये 3 है तो ये 37 डिग्री। ये याद ही होना चाहिए, काफ़ी स्टैंडर्ड सा एंगल है, ठीक, बहुत बार आया होगा ज़िंदगी में। तो ये हो गया, तो V और V cos 37, तो ये तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है कितना 30 cos 37 कितना 4/5, इधर ये देखें तो क्या साइन 37 cos 53 या फिर साइन 37, तो cos 53 ले लेते हैं, तो इसका कॉम्पोनेंट इधर करें तो क्या 10 इंटू cos 53 यानी कि 3/5, तो ऐसा कुछ बन रहा है। तो अब यहाँ पे जो 1 का अपैरेंट फ्रीक्वेंसी होगा F1 डैश वो क्या हो जाएगा 330/330। अब इसमें दोनों ही मूव कर रहा है, सोर्स भी मूव कर रहा है ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। सोर्स किधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होगा इंक्रीज करेगा। सोर्स का इम्पैक्ट नीचे आता है डिनोमिनेटर में, तो इंक्रीज करेगा तो माइनस साइन के साथ, और ये कितना होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, तो 24 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 2 और 2 3 जा 6, तो 6 जो है वो इस तरफ है ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर क्या हो रहा है टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी वजह से भी क्या होगा इंक्रीज होगा, तो प्लस साइन के साथ, तो +6 हो जाएगा इंटू 120। तो ये जो है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि इसको सुनाई देगा दोनों की वजह से। अब बीट फ्रीक्वेंसी क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सिंपल, तो बड़ा में से छोटा ले लेते हैं, बड़ा कौन सा होगा, अब ठीक है जो हो बड़ा हम मॉड ले लेंगे, तो F1 डैश माइनस F2 डैश करें अगर तो क्या हो जाएगा विथ मॉड, तो 120 दोनों में ही है, खोपचे में ले लेते हैं उसको, ठीक। इधर अगर देखें तो ये क्या बन रहा है 340/330
माइनस इसको देखें तो 336/306 बन जाएगा। ठीक, तो ये कितना हुआ 120, और इसको कुछ काट कूट करें तो 0 से 0 खत्म, ये करें तो 6 से 5 1 और 6 से 6, 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो 34/33 माइनस 56/51, काफ़ी गंदा सा आया है। ठीक, अब इसको बैठ के आराम से तसल्ली से कैलकुलेट करते रहें। ठीक, जो भी फाइनल आंसर आएगा इसका, लेट से मैं अभी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्या है 34/33 और 56/51, 34/33 माइनस 56 क्या है 51 था शायद, इंटू 120, 8.128, माइनस साइन आ रहा है उसका कुछ मतलब नहीं है, तो 8.128। ठीक, तो ये जो हुआ मतलब बीट फ्रीक्वेंसी हुआ इसका। ठीक, अगर 2 डिजिट में लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8.13 लिख सकते हैं। ठीक, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो दिस हर्ट्ज का हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है अपना, वेव y1 ये दे रखा है और y2 का ये मतलब इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, आर ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, हियर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। अच्छा, तो मतलब 2 वेव दे रखा है और इंटेंसिटी मैक्सिमम 1 सेकेंड में कितनी बार होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें, तो इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मतलब बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली कैलकुलेट करना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। बीट फ्रीक्वेंसी होता ही क्या है, मतलब कितना बार वो मैक्सिमम मिनिमम होगा। दोनों ही वेव देखा जाए तो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका ओमेगा कितना है अगर देखा जाए तो लेट से 1 का जो ओमेगा 1 है वो कितना है 100 पाई, और इसका ओमेगा 2 देखा जाए तो कितना है 92 पाई। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ से F1 क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई 50, और यहाँ से F2 क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई करेंगे तो क्या 46, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 50 माइनस 46 4, तो इतना ही बार जो होगा इंटेंसिटी जी मैक्सिमम भी होगा मिनिमम भी होगा इतना बार, तो 1 सेकेंड में 4 टाइम्स होगा, तो जो ए ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखें, तो वेव वेलोसिटी ऑफ द लाउडर साउंड विल भी क्या होगा, तो मतलब जो साउंड लाउडर है उसका वेलोसिटी क्या है। तो लाउडर का मतलब क्या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो उतना ही लाउडर होगा। तो देखा जाए तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही है, तो बेसिकली दोनों सेम ही है, तो फिर स्पीड पूछ किसका रहा है। अगर दोनों का स्पीड लेट से कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, लेट से v1 कैलकुलेट कर तो स्पीड क्या होता है, यहाँ पे हमें k और ओमेगा पता है, तो उसके टर्म में क्या होता है स्पीड मतलब वेव स्पीड ओमेगा बाई के। ठीक, तो ओमेगा बाई के कर देंगे इसका, तो ओमेगा 1/k1, तो ओमेगा 1 कितना है 100 पाई और k1 कितना है 0.5 पाई, तो यहाँ से ये क्या है पाई पाई कैंसिल और ये 200 बन जाएगा। ठीक, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर v2 कैलकुलेट करें तो ओमेगा 2/k2, अगर वो देखें तो वो कितना है ओमेगा 2 92 डिवाइडेड बाई 92 पाई डिवाइडेड बाई 0.46 पाई, पाई पाई कैंसिल, और ये ऊपर 100 जाएगा और ये 2 टाइम्स में, तो ये भी 200 ही आ रहा है 200 मीटर पर सेकेंड, दोनों का सेम ही है, तो इसीलिए लाउडर और स्मॉलर का लोचा कुछ कर रखा है कि मतलब कोई भी लाउडर है नहीं, दोनों बराबर ही हैं, दोनों का स्पीड भी सेम ही आ रहा है, तो ऑब्वियस है किसी का पूछे 200 ही होगा फाइनल आंसर। ठीक, अच्छा, द नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 0 इन 1 सेकेंड विल बी क्या होगा। अच्छा, ये देखते हैं कितनी बार y1 प्लस y2 जो है 0 होगा, कब x इजिकल टू 0 पे, कहाँ सॉरी x इजिकल टू 0 पे, और कितने देर में 1 सेकेंड में। ठीक, तो मतलब 1 सेकेंड में x इजिकल टू 0 जो लोकेशन है वहाँ पे कितनी बार ये
जो वेव है दोनों जीरो होगा। तो ठीक है, तो मान लेते हैं कि x इजिकल टू जीरो पे इसको क्या करते हैं, y1 प्लस लेट से y1 प्लस y2 इज इक्वल टू जीरो एट x इजिकल टू जीरो। तो x की वैल्यू अगर इसमें जीरो डाल दें, इसमें और इसमें दोनों में, और फिर y1 प्लस y2 कैलकुलेट करें तो क्या होगा, a कॉस x की वैल्यू जीरो डाल दें तो माइनस का कुछ मतलब नहीं है, -100πt या फिर +100πt करें, कॉस इवन फंक्शन है। इसमें भी x की वैल्यू जीरो डाले तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a कॉस -92πt इक्वल टू जीरो। ए भी ख़त्म हो जाएगा, तो कॉस 100t प्लस कॉस 92πt जो होगा वो जीरो होना है। अब ये फंक्शन एक सेकंड में जीरो कितनी बार होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम ये करते हैं, इसको थोड़ा इधर लेते हैं और इधर सॉल्व करते हैं, मतलब ठीक, इस चीज़ को यहाँ पे लेते हैं। ये इसको क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो इसको पहले कॉस लेट से 92πt मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू माइनस कॉस, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 100t, ठीक। सॉरी कैमरा ऑफ हुआ, इसको ऑन करते हैं। ओके, तो अगर ये कॉस समथिंग इजकल टू माइनस कॉस समथिंग ऐसे बन रहा है तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से मतलब मैथ में हमने पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -100πt होगा, सॉरी यहाँ पे सब में पाई होगा, ये 100πt, तो -100πt प्लस 2n + 1π, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू देखें तो ये क्या बन जाएगा, 192, मतलब अगर इसको हम इस साइड लेके आएँ तो ये 192πt इज इक्वल टू 2n + 1π। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या होगी, 2n + 1 डिवाइडेड बाई पाई कैंसिल डिवाइडेड बाई 192। तो मतलब दे रहा है कि ये इस t पे, मतलब ये इक्वेशन क्या आया, मतलब ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि वो जो फंक्शन होगा x इज इक्वल टू जीरो पे कब जीरो होगा, तब जब t की वैल्यू ये हो, मतलब n की वैल्यू अगर हम जीरो रखें, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो n की वैल्यू अगर जीरो रखे तो जो टाइम आएगा उस टाइम पे जीरो होगा, फिर n की वैल्यू 1 रखे तो उस टाइम पे जीरो होगा, फिर n की वैल्यू 2 रखें तो उस टाइम पे जीरो होगा। तो कंसिक्यूटिव देखें कि दो बार जीरो होने के बीच में कितना टाइम ले रहा है, तो लेट्स से वो डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं जब वो दो बार जीरो होने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, तो वो उसके लिए क्या n+1 टाइम पे हो रहा है और फिर n टाइम में, मतलब n की वैल्यू n+1 2n + 1 + 1/192, और फिर मतलब एक बार n+1 और फिर n उसके बीच में जो जीरो हो रहा है 2n+1/192। तो ये इंटरवल आ जाएगा कि दो कॉन्सिक्यूटिव जीरो होने में मतलब कितना टाइम ले रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, 2n + 2 + 1 - 2n - 1 डिवाइडेड बाई 192। तो 2n 2n कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो 2/192, तो ये 1/96 बन जाएगा डेल्टा टी। अब ये क्या आया, डेल्टा टी, मतलब इतना टाइम इंटरवल में वो हर जीरो हो रहा है, मतलब एक जीरो हुआ फिर अगला जीरो जो होगा वो इस समय हो रहा है, मतलब इतना देर में। तो इतना देर में वो बेसिकली एक बार जीरो को अचीव कर रहा है, ऐसा देखा जाए तो, ठीक। तो 1/190 सेकेंड में वो कितनी बार जीरो हो रहा है, एक बार जीरो हुआ। तो एक सेकंड में कितनी बार जीरो होगा, 96 टाइम्स जीरो होगा, ठीक। सीधा सवाल, वही हमसे पूछा जा रहा है कि एक सेकंड में वो कितना बार जीरो होगा, ठीक। तो एक सेकंड में वो कितना 96 टाइम्स जीरो होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक। तो बस ये क्वेश्चन अपना मतलब कंप्लीट हुआ, कंप्रीहेंशन था बेसिकली, मतलब ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ सोर्स अप्रोचिंग विथ ए स्पीड u टुवर्ड्स एन ओपन एंड ऑफ ए स्टेशनरी पाइप ऑफ लेंथ l
इज इमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एस, ठीक है। द फार्दर एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज, ओके। मतलब सिचुएशन क्या दे रखा है कि एक लेट से ऐसा पाइप है और लेट से ये इधर से ओपन इधर से क्लोज है, इधर से कोई सोर्स जो है अप्रोच कर रहा है और उसका जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है एफ एस वो दे रखा है, ठीक है, एफ एस दे रखा है और वो इस अप्रोच कितना स्पीड से कर रहा है, यू स्पीड के साथ अप्रोच कर रहा है, ठीक ठीक है। द साउंड ऑफ द स्पीड इन एयर इज भी, इस साउंड का जो स्पीड है वो भी है, दे रखा है, ठीक है। एंड एफ नॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द पाइप, और पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। तो लेट से अगर पाइप का लेंथ दे रखा है, लेंथ दे ही रखा है यहाँ पे कैपिटल एल, तो अगर पाइप का लेंथ एल नॉट है तो एफ नॉट जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चूंकि उसका है तो वो किसके बराबर होगा, 1/4 L0 √T/μ। तो यहाँ पे T/μ नहीं, C के बराबर, और C मतलब क्या, स्पीड ऑफ साउंड, वो भी यहाँ पे दे रखा है। तो V/4 L0 के बराबर होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब पता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले तो फ्रीक्वेंसी जो होता है ओपन इंड ट्यूब में क्या फॉर्मूला होता है, 2n-1/4L इंटू स्पीड ऑफ साउंड, जो कि यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक। तो फंडामेंटल मतलब n की वैल्यू 1 पे, तो n की वैल्यू 1 पे फ्रीक्वेंसी हमने वही लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ यू एंड एफ एस विल साउंड रीचिंग द पाइप लीड टू अ रेजोनेंस, ठीक है। मतलब जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से किस में रेजोनेंस हो सकता है। तो पहले तो रेजोनेंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो पहले तो रेजोनेंस होने के लिए जो इसका पहले तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा पहले वो कैलकुलेट करते हैं। सोर्स जो ये मूव कर रहा है तो उसका जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इसके लिए क्या होगा पहले वो लेट से कैलकुलेट करते हैं। तो एफ एस डैश ले लेते हैं, लेट से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो किसका, वो कितना होगा, एफ एस इंटू V/V द स्पीड ऑफ साउंड। और ये किसमें क्या हो रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स किधर, टुवर्ड्स मूव कर रहा है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो वो क्या इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी, तो माइनस साइन आएगा और सोर्स का इम्पैक्ट नीचे आता है, ऑब्जर्वर का इम्पैक्ट ऊपर आता है, ठीक। आपने इसको जैसे भी रट रखा हो, मैं ऐसे ही रट के रखा हूँ इसको, ठीक। तो सोर्स को मैं नीचे ऐसे ही रट के रखा हूँ कि उसका इम्पैक्ट नीचे होता है और ऑब्जर्वर का इम्पैक्ट ऊपर होता है। प्लस या माइनस करना है वो कैसे डिसाइड करते हैं, या तो आपने डायरेक्ट रट लो इसको, या फिर नहीं रटना है तो ऐसा कर सकते हैं कि जब भी चीज़ें अप्रोच करती है तो वो इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी, और जब भी चीज़ें दूर जाती है तो डिक्रीज होता है। तो सोर्स जो है नज़दीक जा रहा है तो वो इंक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर में अगर है और चीज़ें इंक्रीज करनी है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक। वही अगर ऑब्जर्वर इधर मूव करता है तो वो भी इंक्रीज कराता है, तो वो ऑब्जर्वर का इम्पैक्ट किधर आता है, ऊपर, और उसको इंक्रीज कराना है ओवरऑल तो उसका प्लस होगा, ठीक। तो ऐसे चीज़ें रट के रखा हूँ, ठीक। अपना अपना तरीका, डायरेक्ट फार्मूला रट लो जो डॉपलर इफेक्ट का है, रट के रखे हो वो सही है। तो ये हो जाएगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसको अगर रेजोनेंस होना है तो रेजोनेंस होने का कंडीशन क्या होता है, 2n-1/4 L0 V, ये होना पड़ेगा, ठीक। तो रेजोनेंस होने के लिए ये कंडीशन है, तो बस इसको हम ध्यान में रखेंगे और इसको अब चेक करेंगे डिफरेंट के लिए। तो अब दे रखा है कि अगर u की वैल्यू 0.8 V हो जाए और एफ एस जो है F0 के बराबर हो तो क्या रेजोनेंस होगा, ठीक। तो चेक करते हैं। तो इसमें अगर हम u को 0.8 V ले लें तो क्या होगा, तो पहले तो क्या करते हैं कि F0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। F0 में क्या, V/4L को हम F0 लिख सकते हैं, तो इसको हटा के हम F0 लिख लेते हैं, ठीक। इसको 2n-1 इंटू F0 लिख लेते हैं, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब हमें कंडीशन जो चेक करना है वो किस में करना है कि एफ एस V/V - U इज इक्वल टू 2n-1 इंटू F0, ये हुआ, ठीक। अब इसमें चेक करते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि u जो है 0.8 V के बराबर है, तो u को अगर 0.8 V के बराबर हो जाए तो क्या होगा, एफ एस V/V - 0.8 V इजकल टू 2n-1 F0। और क्या बोल रहा है कि एफ एस जो है वो F0 के बराबर हो जाए, तो एफ एस को हम क्या लिखेंगे, F0 लिख देंगे, F0। तो ये क्या बनेगा, V कैंसिल, तो 1/0.2 इजकल टू
2n-1 f0। अब ये करेक्ट हो या इनकरेक्ट वो कैसे पता चले? n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। अगर इसको सॉल्व करने पे n की वैल्यू इंटीजर आई यानी कि रेजोनेंस होगा, और n की वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो रेजोनेंस नहीं होगा। f0 कैंसिल, ये क्या बनेगा ऊपर 10, तो ये 5 बन जाएगा। 5 को इधर 1 इधर लाए तो 6, और 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, यानी कि n एक इंटीजर आ रहा है। अगर इंटीजर आ रहा है तो यानी कि सही है, मतलब इस वाले कंडीशन में रेजोनेंस हो सकता है। तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगला ऑप्शन चेक करें तो सेम के लिए दे रहा है, अगर एफ की वैल्यू 2f0 हो जाए। ठीक है, तो अगर सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, एफ की वैल्यू 2f0। तो अगर ये 2f0 हो जाए तो क्या होगा? f0 कैंसिल होगा। ठीक, और ये क्या बना था, मतलब 0.2 तो 5 बना था ये बेसिकली। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 और दिस, तो दिस इज इक्वल टू 10, तो मतलब बेसिकली दिस इज इक्वल टू 10 है। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। 11/2 करें तो कितना आ रहा है? 5.5, यानी कि n की वैल्यू क्या आ रहा है? 5.5, यानी कि गलत है। आप इसको नोटबुक में पूरा लिख लिख के चेक कर सकते हो। ठीक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब लेंदी हो जाएगा पूरा लिखूँ तो। ठीक, तो n की वैल्यू यहाँ पे 5.5 आ रहा है, तो बेसिकली वो रेजोनेंस नहीं कराएगा। तो मतलब बी ऑप्शन गलत है। सी का देखें तो अब क्या दे रहा है? 0.5f0। तो ठीक है, तो एफ को अगर हम 0.5f0 लिखे तो 0.5 का मतलब क्या? 1/2, और ये क्या बना था? 0.2, तो यानी कि 5/2, सिर्फ 5। ठीक, तो बेसिकली ये क्या बना? 5/2 यानी कि 2.5। तो 2.5 और +1 3.5, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये भी एक इंटीजर नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये भी नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन देखें तो जब, अच्छा अब इसमें जो है u की वैल्यू 0.5 भी हो गया, तो इसके लिए अलग से चेक करते हैं। ये सब सेम ही था, 0.8 u था। अब चेक करते हैं अगर u की वैल्यू 0.5 भी हो गया तो इसमें u की वैल्यू 0.5 भी रख देते हैं अब। ठीक, तो इसमें अगर चेक करें और एफ क्या दे रहा है? 1.5f0। तो ठीक है, एफ की वैल्यू 1.5f0 और v/v माइनस u की वैल्यू कितना? 0.5v। ठीक है, इज इक्वल टू 2n-1 f0। अगर इसको सॉल्व करें तो n की वैल्यू इंटीजर आ रहा है कि नहीं चेक करना है। तो 1.5 ये क्या बन जाएगा? 0.5 नीचे तो 2, v कैंसिल, इजकल टू 2n-1। तो ये 3 हो गया, 3 + 1 4, n की वैल्यू क्या हो गया? 2, यानी कि ये भी इंटीजर आ रहा है। तो इंटीजर आ रहा है यानी कि ये भी रेजोनेंस कराएगा। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ए और डी जो होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो बस ये मतलब सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक, अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ये बोल रहा है, ए ब्लॉक कैपिटल M हैंग वर्टिकली एट द बॉटम एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक जो है एक रोप से ऐसा लटकाया गया है और इस रोप का मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, द टॉप एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू अ फिक्स रिजिड सपोर्ट एट O। ए ट्रांसवर्स वेव पल्स 1 ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट O ऑन द रोप। मतलब इस पॉइंट पे एक पल्स प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, द पल्स टेक टाइम TOA टू रीच पॉइंट A। ठीक है, इफ़ द वेव पल्स ऑफ लैम्डा नॉट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट A, यहाँ पे अगर एक दूसरा पल्स प्रोड्यूस किया जाए उसको पल्स 2 बोला जा रहा है। विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ M, इट टेक टाइम TAO टू रीच O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब हो क्या रहा है, पूरे सिचुएशन में 2 पल्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। एक पल्स यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया, उसको पल्स 1 बोल रहे हैं, उसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम जो लग रहा है उसको बोला जा रहा है TOA। TOA, ठीक, वो इधर से इधर आने में, और इसको पल्स 1 बोला गया। एक दूसरा पल्स प्रोड्यूस किया गया यहाँ पे सेम वेवलेंथ का, और उसका भी वेवलेंथ मतलब लैम्डा नॉट ही था, और उसको यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा उसको बोला जा रहा है TAO। तो TAO दूसरे पल्स को बोला जा रहा है और वो नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों का वेवलेंथ भी सेम है। तो ये भी लैम्डा नॉट का ही है और ये भी लैम्डा नॉट का ही है। ठीक, ठीक है, तो अब हमसे ऑप्शन में क्या बोल रहा है?
द टाइम टी ए ओ इज इक्वल टू ओ ए, मतलब इस पल्स को नीचे आने में जितना टाइम लगा उसी मतलब इस पल्स 2 को ऊपर जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा क्या दोनों का? तो यस, दोनों का सेम लगेगा, क्योंकि अब इसमें होगा क्या, पहले ये अगर ध्यान से समझें तो ये जो रस्सी है उसका कुछ मास है, तो मास अगर कुछ है तो उसका टेंशन जो होगा हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो अगर टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग है तो जो स्पीड होगा v इजकल टू √T/μ वो भी हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो देखा जाए तो टेंशन जो है सबसे मिनिमम यहाँ पे होगा सिर्फ mg के बराबर, और यहाँ से टेंशन जो होगा बढ़ते जाएगा, यहाँ पे टेंशन जो है मैक्सिमम होगा। तो स्पीड भी वैसे ही जाएगा, स्पीड यहाँ पे कम होगा, स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा यहाँ पे होगा, ठीक। और ये दोनों ही केस में होगा, ये इस पल्स के लिए भी सेम पैटर्न होगा और इस पल्स के लिए भी सेम पैटर्न होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड का इन द स्ट्रिंग। तो टाइम तो टेक इन टाइम लगेगा वो भी सेम ही लगेगा दोनों के लिए, वेवलेंथ दोनों का सेम ही है, तो जो टाइम लगेगा वो दोनों के लिए सेम ही लगेगा, ठीक। भले ही स्पीड अलग अलग है लेकिन सेम अलग अलग है, जितना अलग इसके लिए है उतना ही अलग इसके लिए भी है, तो टाइम दोनों में सेम ही लगेगा। इसको कैलकुलेशन से भी प्रूव किया जा सकता है, पर इतना नोशंस होना चाहिए एग्जाम में आ रहा है तो कि ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है। तो ये जो है ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अगर देखें, अगर दूसरा इसको लेट से कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब बेसिकली होगा क्या, लेट से अगर यहाँ से बोले कि x डिस्टेंस पे जा रहे हैं और वहाँ पे लेट से स्पीड कितना होगा, लेट से उसको मैं स्पीड vx बोल दे रहा हूँ, तो उस स्पीड ऑफ पल्स जो होगा तो वो vx का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है √T/μ। तो वहाँ पे अगर vx की बात करें तो वहाँ पे टेंशन कितना होगा mg प्लस ये जो भी इसका लेंथ होगा, लेंथ मतलब मास पर यूनिट लेंथ, लेट से उसको मैं म्यू बोल देते हैं, दे नहीं रखा है तो म्यू बोल देते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू इंटू एक्स इंटू जी, मतलब म्यू इंटू एक्स जो होगा मास हो जाएगा इंटू जी, तो वो मास हो गया इस वाले रॉड का, तो टोटल मास इंटू जी हो जाएगा बेसिकली, तो वो टेंशन हो जाएगा, टेंशन बाई अच्छा म्यू जो है वो अच्छा म्यू मास पर यूनिट लेंथ ही है, ठीक है, तो ये म्यू नीचे वही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मतलब स्पीड एक्स का। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कैसा लिख सकते हैं, जी तो कॉमन आ जाएगा और ये क्या m/μ +1, ठीक, म्यू म्यू कैंसिल, एक्स आएगा, ठीक। तो बेसिकली जो स्पीड होगा एक्स डिस्टेंस पे ऐसे चेंज होगा। अब इसमें हमें पूरा टाइम अगर कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगेगा, तो इसको dx/dt कर देंगे और x को इधर लाएंगे, t को उधर ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे x की वैल्यू फ्रॉम 0 से लेकर के l तक, लेट से l जो है इस स्ट्रिंग का लेंथ है, तो हमें टाइम निकल आएगा, पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ से सेम ही होगा, इसीलिए फालतू वाला काम पूछ भी नहीं रखा है यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, बस कंपेयर करना है दोनों बराबर होगा या नहीं, तो दोनों के लिए बराबर ही होगा। एक में जो इंटीग्रेशन होगा 0 से L0 होगा और एक में इंटीग्रेशन L0 से 0 होगा, एनीवे मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है, ठीक। द वेवलेंथ ऑफ द पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेज टू ए, अच्छा 1 का जो वेवलेंथ होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो एक्चुअल में होगा क्या, जब ये पल्स नीचे आएगा तो वेव स्पीड जो है कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। तो वेव स्पीड किसके बराबर होता है, अगर ऐसे देखा जाए तो मतलब वेव स्पीड जो होता है, वेव का स्पीड फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के बराबर होता है। अब वेव स्पीड देखा जाए तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो वैसे वैसे वेव स्पीड क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब ये भी क्वांटिटी डिक्रीज करेगा, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है वो तो कांस्टेंट रहता है, वो सोर्स पे डिपेंड करेगा, तो यानी कि वेवलेंथ कम होगा, तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो कम होगा। यहाँ पे क्या दे रहा है कि पल्स 1 का वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा, नहीं छोटा होगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे क्या होगा, वेवलेंथ छोटा होगा, तो ये ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन वो इनकरेक्ट है, ठीक। अगला ऑप्शन चेक करें कि द वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स अलोंग द रोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यस, मतलब वेवलेंथ देखे मतलब अच्छा क्या आप वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वेवलेंथ नहीं, तो वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये। अब ये देखा जाए तो कितना वेवलेंथ है कितना फ्रीक्वेंसी है उस पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे कि ये भी तो फॉर्मूला है, यहाँ पे तो डिपेंड कर रहा है, ये अलग फॉर्मूला है, ठीक। यहाँ पे इस वाले सिचुएशन में जो दे रखा है वो वेव स्पीड इससे डिसाइड हो रहा है, ठीक। उसमें जो भी वेवलेंथ होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ये अलग बात है, ठीक। तो पिछले वाले प्रॉब्लम में हम फॉर गिवन वेवलेंथ उसकी वैल्यू इंक्रीज होगा या नहीं वो हम चेक कर रहे थे। यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है वो इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं, तो नहीं, ये क्वांटिटी सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि मास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ क्या है, ठीक, इन सभी चीज़ों पे कि यहाँ पे मास क्या अटैच किया गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं, तो ये मतलब ऑप्शन इसीलिए करेक्ट है। अगला ऑप्शन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द टू पल्स आर सेम एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। तो यहाँ बोल रहा है कि वेलोसिटी, अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पे वेलोसिटी टर्म यूज किया। अगर स्पीड यहाँ पे रहता तो करेक्ट था। स्पीड क्या होगा, दोनों मगर मिड पॉइंट पे देखा जाए तो दोनों का स्पीड सेम ही होगा, क्योंकि मतलब स्पीड का फॉर्मूला तो यही होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आता है, तो पल्स 1 का जो वेलोसिटी होगा वो नीचे की तरफ होगा और पल्स 2 का वेलोसिटी जो होगा ऊपर की तरफ होगा मिड पॉइंट पे। भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए वेलोसिटी जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे वेलोसिटी टर्म यूज कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो गलत है, ठीक। अगर स्पीड दिया रहता तो वो सही है। और यहाँ पे वेलोसिटी टर्म है तो यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स ड्रॉप इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ए और सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक। तो ये क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू टू साइमल्टेनियस साइनसोइडल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, x1t ये और x2t ये, ठीक है। Adding a third sinusoidal displacement x3 is equal to this brings the mass to a complete rest. The value of beta and value of b and phi will be क्या होगा, ठीक है। मतलब दे रखा है कि अगर किसी पार्टिकल को दो हम साइनसोइडल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और तीसरा जब ये दे रहे हैं तो वो रेस्ट में आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो वेव है इन दोनों को कैंसिल कर रहा है, ठीक। तो अगर हम देखें इन दोनों का फाइनल मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो है अगर देखा जाए तो क्या होगा, मतलब किस डायरेक्शन में कितना होगा, मतलब ऐसे देखा जाए तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है ए, और लेट से ये है, और इसका जो एम्पलीट्यूड देखा जाए तो वो भी ए ही है, लेकिन वो देखा जाए तो कितना फेज आगे है, इसका फेज जो है ओमेगा टी है और इसका फेज जो है कितना है 2π/3। तो फेजर डायग्राम टाइप का अगर उस पर अगर लें तो ये क्या हो जाएगा 2π/3 इधर आएगा, ठीक। ये भी ए ही है और ये भी ए ही है। तो पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या, लेट से ए डैश बोल देते हैं, वो क्या √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a² + b² तो बेसिकली मतलब सेम ही हो जाएगा 2a² + 2ab cos थीटा। थीटा मतलब क्या, दोनों के बीच का एंगल, सॉरी 2π/3 है तो ये 120 होगा, सॉरी। तो ये मतलब इधर आएगा थोड़ा, मैं इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इधर 120 है तो इधर ए होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये पूरा 120 है तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, ठीक, ए डैश। तो उसका मैग्नीट्यूड देखेगा 2ab cos थीटा, थीटा कितना है 2π/3 मतलब 120, cos 120 कितना होता है -½ हो जाएगा, ठीक। तो -½ हुआ अगर, तो ये -1/2, तो माइनस माइनस ये कैंसिल, 2 कैंसिल होगा और माइनस जो इसको माइनस बना देगा, तो 2a² - a², तो बेसिकली ये a² होगा। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ए के बराबर ही होगा, तो यानी कि जो ए डैश है वो ए के बराबर ही है, ठीक। अच्छा, ये फेज कितना होगा, अगर ये वाला फेज हम कैलकुलेट करें तो वो फेज कितना आएगा, तो ये फेज, तो इसको बोलते हैं बेसिकली फेजर एडिशन। मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो फाइनली क्या होगा, तो फाइनली ये होगा कि x1t + x2t जो होगा वो, तो फाइनल एम्पलीट्यूड ए डैश जो कि जो भी आए इनटू sin ω t +
मतलब फाई जो कि यहाँ पे दे रखा है, मतलब लेट से उसको मैं कुछ बोल रहा हूँ थीटा डैश, लेट से इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है। तो जो ए डैश है उसका मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर लिया ये। अब जो फेज होगा वो क्या होगा, तो जो फेज होगा वो कौन सा फेज होगा, ये ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी से ये जो ए डैश है वो कितना आगे है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसको वेक्टर की तरह ही सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये हो गया ए। तो अगर हम इसका कंपोनेंट लें या फिर ये अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसका दो कंपोनेंट करते हैं इस वाले ए को। तो ये अगर 2 पाई/3 है तो ये कितना होगा पाई/3, 60 डिग्री। तो ए का अगर कंपोनेंट इधर लें तो ए कॉस पाई/3, तो कॉस पाई/3 मतलब क्या 1/2, और इधर ए साइन पाई/3 तो a√3/2, ठीक। अब इधर देखा जाए अगर, तो लेट से मैं इसको थीटा डैश बोल दे रहा हूँ, ठीक, थीटा डैश। तो टैन थीटा डैश क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर में कितना, दो वेक्टर थे, ठीक, इसको हमने मतलब दो वेक्टर ने दो एम्पलीट्यूड थे, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया ऐसे। तो दिस मतलब a√3/2 डिवाइडेड बाई a-a/2, ठीक। तो ये कितना बनेगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा वाले, तो रूट और √3/2/1/2, तो बेसिकली ये √3 बना। तो यहाँ से √3 तो यानी कि ये जो थीटा डैश है कितना आ जाएगा, 10 कितना होता है, 1060 ही होता है, 1060 इजकल टू √3, ठीक। तो थीटा डैश की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री हो जाएगी, मतलब ये वाला जो होगा इससे 60 डिग्री इधर ऐसे होगा। तो बस यहाँ पे थीटा डैश की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो एक दूसरा हमें x3 हमने इसमें ऐड किया, तो उससे हो क्या रहा है कि ये कंप्लीट रेस्ट में आ जा रहा है, कंप्लीट रेस्ट में आ जा रहा है, यानी कि जो x3 होगा वो एग्जैक्टली इधर होगा, और जितना ये वाला है उतना ही इधर पीछे होगा, तभी जा कर के वो रेस्ट में ला रहा है, ठीक। तो यानी कि ये जो x3 होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो ए डैश के बराबर, और जो ए डैश का एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट किया वो ए के बराबर ही है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है ये, ठीक। तो बेसिकली ये इसके अप ये ए डैश है, मतलब ये वाला है दोनों का रिजल्टेंट, वो उसके सीधे उल्टा होना चाहिए। तो उल्टा होना चाहिए, तो जो x3 होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ए एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस, अब ये वाला ये अगर ऐसे है तो एंगल कितना होगा, ये ओमेगा टी है, तो ये पूरा 120, और फिर ये कितना 60 डिग्री, क्योंकि ये भी मतलब देखा जाए तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और 60 + 180, तो पाई प्लस पाई/3 यानी कि 4 पाई/3, 4 पाई/3 x3 को ऐसा होना पड़ेगा तभी जा कर के वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको कैंसिल कर पाएगा। तो बस, तो इसको कंपेयर करें तो इस वाले इक्वेशन से, तो b की वैल्यू क्या a, और फाई की वैल्यू क्या 4 पाई/3, ठीक। तो a और 4 पाई/3 यानी b ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब फाइनल आंसर हो गया। अगला सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अ पुलिस कार विथ ए सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिस टुवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव, ठीक है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज दिस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सायरन हर्ड बाई द कार ड्राइवर विल बी क्या होगा, ठीक है। तो मतलब एक पुलिस कार है, ठीक, ऐसा कुछ है, ठीक, और ये मूव कर रहा है किसी वॉल के तरफ, कितना स्पीड से 36 किलोमीटर/आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 36 × 5/18 कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है, और जो सायरन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 8 किलो हर्ट्ज। अब बोल रहा है कि वही वाला सायरन यहाँ से टकराए और टकरा के फिर वापस आए तो उसका फ्रीक्वेंसी इसमें जो ड्राइवर बैठा है उसको कितना सुनाई देगा, ठीक। ठीक है, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो वाल को कितना अपीयर होगा, मतलब वाल के पास जब जाएगा तो वाल को क्या अपीयर होगा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो वो अगर एफ डैश कैलकुलेट करें तो f0 इंटू स्पीड ऑफ साउंड 320/320, और पहले वाले केस में क्या हो रहा है, वाल जो है ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है, सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स क्या टूवर्ड्स मूव कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। सोर्स का इम्पैक्ट नीचे आता है, डिक्रीज करेगा यानी कि प्लस करना पड़ेगा, सॉरी
टुवार्ड्स है तो इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज किया तो हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी जाकर इंक्रीज होगा ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, वो 10। तो ये हो गया ये। और एफ डॉस मतलब एफ नॉट की वैल्यू कितना है 8 किलो हर्ट्ज़। लेट से सब कुछ किलो हर्ट्ज़ में ही रखते हैं क्योंकि फाइनल आंसर भी किलो हर्ट्ज़ में ही है, इसको सिंपल 8 ही रख देते हैं। तो 8 इंटू 320 माइनस 10, 310 लिख देते हैं, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी जो वाल को अपीयर होगा। अब वाल से वो वाला फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि अब वाल जो है वो सोर्स बन गया, ठीक, और ये ऑब्जर्वर। तो अब जो है सोर्स रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इधर। तो दूसरे वाले केस में एफ डबल डैश ये वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी किसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए। तो यही वाला फ्रीक्वेंसी जो होगा उस ड्राइवर को अपीयर होगा, ठीक। तो वो फ्रीक्वेंसी कितना, जो फ्रीक्वेंसी इधर से टकरा के आ रहा है यानी कि एफ डैश, यानी कि ये वाला 8 इंटू 320/310 इंटू, अब डॉपलर्स लॉ लगाएंगे इसमें, तो ये क्या हो गया 320/320। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है, यानी कि वो इंक्रीज करेगा। तो ऑब्जर्वर ऊपर आता है और वो इंक्रीज करेगा तो प्लस, और कितना से 10 से, तो ये बन जाएगा, ठीक। तो ये कितना हुआ 8 इंटू 320/310 इंटू 330/320, ठीक। तो बस 320 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये जो होगा 8 इंटू 33/31 बन जाएगा ये, ठीक। तो बस यही होगा। अब इसको क्या, कुछ तो गंदा सा नंबर आया तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक। 8 इंटू 33, 8 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 31, 8.561, 8.561 या 516 हर्ट्ज, ठीक। तो ऑप्शन मैच करे तो 516 यानी कि लगभग 8.50, ठीक। सबसे क्लोजेस्ट आंसर यही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक। तो बस ये मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए hollow pipe of length this closed at one end, at open end 0.5 meter long uniform string is vibrating in its second harmonics and is resonance with the fundamental frequency of the pipe, ठीक। अब ये सिचुएशन क्या दे रखा है, हॉलो पाइप लेंथ दे रखा है और क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है। तो लेट से ये कोई पाइप है, उसका जो लेंथ है कितना दे रखा है 0.8 मीटर, और बोल रहा है इसके सामने एक जो स्ट्रिंग है वो अपने कौन से सेकंड हार्मोनिक्स में, मतलब जो स्ट्रिंग है वो क्या अपने सेकंड हार्मोनिक्स में ऐसे, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है और सेकंड हार्मोनिक्स में ऐसे कुछ होगा, ठीक, में वाइब्रेट कर रहा है। अब हो रहा है कि मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस कर रहा है। तो अगर ये सेकंड हार्मोनिक्स में जा रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, और स्ट्रिंग का लेंथ कितना दे रखा है एट ओपन एंड 0.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कितना है 0.5 मीटर, ठीक। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग का अगर लेंथ ये है तो इसका सेकंड हार्मोनिक्स का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये क्या होता है n/2L √T/μ, ये फॉर्मूला होता है। तो सेकंड हार्मोनिक्स मतलब क्या 2/2L, L की वैल्यू कितना 0.5 इंटू √T/μ। अब आगे देखते हैं कि पहले क्या, इफ़ टेंशन इन द वायर इज दिस, टेंशन दे रखा है, द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, द मास ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा, ठीक है। तो टेंशन वगैरह की वैल्यू दे रखा है तो सब डाल देते हैं। टेंशन की वैल्यू कितना दे रखा है 50 न्यूटन, और मास म्यू क्या मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो मास टोटल लेट से ले लेते हैं m पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितना दे रखा है 0.5, तो ये हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है स्ट्रिंग जो प्रोड्यूस कर रहा है, अब बोल रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस में है किससे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ये ओपन एंड ट्यूब। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए n/4L0 या फिर L जो भी हो अंडर और इनटू स्पीड सीधे मतलब, ठीक।
जो भी हो, वी या सी, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। और स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है कितना, 320। तो इसका फंडामेंटल मतलब एन की वैल्यू 1, तो 320 बाई एन की वैल्यू 1, 4, और एल की वैल्यू दे रखा है, लेंथ इसमें कितना है, 0.8, 0.8। लेट्स से इसको एल नॉट बोल देते हैं, यहाँ पे एल हमने ले रखा है। तो ये अब बोला ये दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों इक्वल हैं ऐसे, ठीक। तो बस अब इसको इक्वेट कर देंगे, यहाँ से जो भी एम का वैल्यू होगा हमें मिल जाएगा। सिर्फ एम ही है जो अननोन है, बाकी सब कुछ तो पता ही है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा इधर खोपचे में लाते हैं और इधर सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें कुछ काट कूट करें तो ये पॉइंट से ऊपर 10 जाएगा, 8 4 जा 32, 10 टाइम्स में। पॉइंट से हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, दोनों साइड ये स्क्वायर कर दें तो ये 1/25, और इधर 50 इंटू एम, और 5/10 लिख सकते हैं। इधर कुछ नहीं बचा है, 1। अब क्या, अब 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 5 जा 25 ख़त्म। एम की वैल्यू क्या आई, 1 आ गया। एम की वैल्यू 1 आ गया, 1 kg। और यहाँ पे तो ग्राम में दे रखा है, कुछ लोचा है, यानी कि लोचा क्या है, लोचा क्या है, लोचा देखते हैं क्या है। यहाँ पे 0.8 दे रखा है, तो 0.8 ठीक है। तो पॉइंट से ऊपर 10 जाएगा, 10 टाइम्स में। और ये सेकेंड हार्मोनिक्स, तो n/2l, एल की वैल्यू 100। तो फिर लोचा कहाँ रहा है, मास ऑफ द स्ट्रिंग हमसे पूछा जा रहा है। एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, लेट्स से कुछ प्रॉब्लम हो रखा हो। जहाँ तक लग रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है वो तो सही है, तो फिर से एक बार इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं फास्ट, ठीक। लेट से फिर से इक्वेशन जनरेट करते हैं। इसका सेकेंड हार्मोनिक्स, तो 2/2l, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 0.5, √t, टी की वैल्यू कितना दे रहेगा, 50 न्यूटन, बाई म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगेन 0.5, इज इक्वल टू फंडामेंटल 1/4l नॉट, एल नॉट की वैल्यू 0.8, और इंटू वी, स्पीड ऑफ साउंड कितना, 320, ठीक। इसको यहीं पे सॉल्व करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा तो ऊपर 10 गया, तो 8 4 जा 32, ये 10 टाइम्स में। ये पॉइंट, अच्छा ओके ओके, यही गड़बड़ था, यहाँ पे 0.05 हमने ले रखा है, ठीक। और ये क्या है, 0.5 है, इसीलिए गड़बड़ी हो रही थी, ठीक। ओके ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, समझ में आया अब क्या है, 10/5, ठीक। तो ये मतलब बेसिकली 2 बन जाएगा, √50 इंटू 0.5 करे तो वो कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक। बाई m इज इक्वल टू 100, 2 से यहाँ पे 50 टाइम्स में स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो 25 बाई, मतलब सीधे m लिख देते हैं, क्या होगा, बच्चों की तरह क्या करना है, 25/50 इंटू 50, ठीक। तो 25 दूना 50, तो 1/100, ये kg। इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो मास ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो कितना, 10 ग्राम, 10 ग्राम। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक। तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव y1 दिस एंड y2 दिस आर सुपरइम्पोज्ड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी, क्या होगा। मतलब दो साइनसोइडल वेव का बेसिकली हमें सम करना है। काफ़ी सीधा साधा सा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए अंदर का मसाला, मतलब जो फेज है वो देखा जाए तो 2x - 6, 2x - 6 दोनों सेम ही है। तो y1 जो है वो लेट से अगर 4 है इस डायरेक्शन में, तो जो y2 होगा वो कितना, इस फेज से -π/2, मतलब पीछे है, और कितना π/2 यानी कि इधर होगा, और कितना 3, तो 3। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका क्या आएगा, कुछ इधर आएगा, और कितना, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो √a² + b² सिंपल, तो 3a² + 4a², तो ये कितना 5 हो जाएगा।
तो यही मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो ये 5 फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, सीधा साधा सा क्वेश्चन था। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन अपना दे रखा है वो है, स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस कॉलम, द डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 4 सेंटीमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्निंग फोर्क इज 5.2 हर्ट्ज, द एयर टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस इन विच द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस। ठीक है, इफ द जीरो ऑफ द मीटर स्केल इज कोइंसाइड विद द टॉप एंड of the resonance column tube, when the first resonance occur, the reading of the water level in the column will be क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली पूछ क्या रहा है, मतलब ये लेट से कोई रेजोनेंस कॉलम हो गया और वहाँ पे मतलब ऊपर हम फ्रीक्वेंसी जो अपना स्टैंडर्ड सा एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पे कोई टर्निंग पोर्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे लेंथ मतलब एक मीटर स्केल डाल रखा है, तो पूछ रहा है कितना रीडिंग पे फर्स्ट रेजोनेंस ऑकर होगा। तो मतलब बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है कि वो लेंथ कैलकुलेट करना है जहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस ऑकर होगा, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 512। तो 512 विल बी इक्वल टू n/2 4L होता है, तो n की वैल्यू 1 फंडामेंटल के लिए, 4 लेंथ ऑफ द L नहीं मैं पता है, हमें कैलकुलेट करना है इनटू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है कितना 336, तो इनटू 336 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अपने को लेंथ मिल जाएगा कि कितना लेंथ पे पहली बार मतलब रेजोनेंस होगा। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 336 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 512। ठीक, तो ये कुछ कैंसिल वैंसिल करे तो कितना होगा 4 से 8, 4 4 जा, और करे तो क्या 4 से 4 2 1, 4 से इसको करे तो 4 1 2 4 8 जा, तो 21/128 ये कुछ आ रहा है। अभी ये ऑब्वियसली कुछ अच्छा नंबर तो दिख नहीं रहा है, यहाँ भी ऑप्शन में देख रहा है पॉइंट में दे रखा है, तो ठीक है ये मीटर में होगा बाय द वे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 21 इंटू 100/128, अब इसको क्या कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ठीक, तो 2100/128। ठीक, तो ये करे तो 2100 डिवाइडेड बाई 128 16.4 समथिंग आ रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 16.04 या 4 16.4 सेंटीमीटर। तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 हार्मोनिक्स वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल इंटेंसिटी। ठीक है, एंड हैव फेज एंगल दिए दे रखा है, व्हेन दे आर सुपरइम्पोज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज NI0, देन द वैल्यू ऑफ n विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है मतलब क्या, एम्पलीट्यूड सबका सेम होगा। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिश्ता क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, तो इंटेंसिटी सेम है मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, और उनका फेज एंगल दे रखा है। तो पहले तो हम फाइनल एम्पलीट्यूड क्या होगा उनका वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक का जो फेज एंगल है 0 डिग्री, तो लेट से एक 0 डिग्री, दूसरा क्या है 60 डिग्री पे π/3, तो एक इधर है, तीसरा क्या है 2π/3 मतलब 120 डिग्री पे, और चौथा इधर है ए। तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, बेसिकली हमें वो पहले तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये जो है इसको कैंसिल करेगा, तो ये ख़त्म। इसका अगर देखें तो क्या होगा, ये कितना है इधर से 60 डिग्री है और ये पूरा 120 है, तो अब देखा जाए तो इधर से वो 60 डिग्री है। ठीक, बेसिकली ऐसे है। तो इसका अगर कंपोनेंट करें तो दिख रहा है कि इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट वाला दोनों कैंसिल करेगा, इधर वाला सिर्फ बचेगा। तो वो कितना होगा a sin 60 और इसका भी a sin 60, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा 2a sin 60 और a cos 60 वो भी कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सिर्फ यही बचेगा। ठीक,
और वो किसके बराबर हो जाएगा 2a साइन 60 मतलब क्या √3 मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को a डैश लिट से बोलते हैं, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और साइन 60 क्या √3/2, तो जो रिजल्टेंट हुआ वो क्या √3 टाइम्स ऑफ a। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर ये है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और वो क्या √3a का स्क्वायर। तो मतलब क्या 3a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर जो मतलब क्या I0, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या 3I0। तो जो I0 डैश है रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो 3I0 के बराबर होगा। सॉरी I0 मतलब नीचे होना चाहिए था, ऊपर लेके रखें, ठीक है। तो मतलब जो फाइनल इंटेंसिटी होगा वो 3I0 होगा, और वही बोल रहा है कि अगर वो NI0 है तो n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा, सिंपल सा ही सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये एक कंप्रीहेंशन है, इसको ज़रा देखते हैं। ये बोल रहा है S1 एंड S2 आर टू आइडेंटिकल साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, मतलब S1 और S2 जो है दो साउंड के सोर्स है और दोनों का फ्रीक्वेंसी है 656। लेट्स से F0 बोल देते हैं उसको, कितना है 656 हर्ट्ज। द सोर्स S1 इज लोकेटेड एट O एंड S2 मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज। S1 जो O पे मतलब सेंटर पे, और S2 एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी दे रखा है, ठीक, ऑन द सर्कुलर पाथ अराउंड O एज सोन इन द फोटो, ठीक है। देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर 3 पॉइंट्स on this path such that the P and R are diametrically opposite, okay, while Q equidistance from them, ठीक है, मतलब Q जो है वो इनसे भी दोनों से बराबर के डिस्टेंस पे। A sound detector is placed at point P. The source S1 can move along डायरेक्शन OP। एक साउंड डिटेक्टर यहाँ पे प्लेस किया गया और ये जो सोर्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। गिवन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, ठीक है, पहला सवाल पूछा जा रहा है। ओनली S2 इज इमिटिंग द साउंड, सिर्फ जब S2 साउंड इमिट कर रहा हो एंड इट इज एट Q, और ये जो S2 है वो लेट से मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज विल बी, क्या होगा। तो यहाँ पे जो डिटेक्टर रखा गया है वो डिटेक्टर कितना फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ठीक है, तो लेट से हम बोलते हैं ये कोई सर्कुलर ऐसे है, ठीक, यहाँ पे कोई P पॉइंट पे डिटेक्टर रखा गया है और यहाँ पे Q पॉइंट पे S2 जो है वो साउंड इमिट कर रहा है, और S2 का स्पीड कितना है हमने देखा था, वो यूनिफॉर्म 4√2 से मूव कर रहा है, ठीक। तो ये जो डिटेक्टर यहाँ पे रखा गया है उसको कितना फ्रीक्वेंसी अपीयर होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डॉपलर्स इफेक्ट यूज करेंगे। लेकिन अब इस केस में यहाँ पे ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, लेकिन सोर्स का स्पीड क्या लेंगे, अलोंग द लाइन हम हमेशा स्पीड लेते हैं, ठीक। तो अगर हम ये देखें ये एंगल कितना होगा 45, ठीक, तो ये 45 होगा, ये देखा जाए तो 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये 45 होगा, तो ये वाला एंगल 45 होगा। तो इसका अगर कंपोनेंट ले इस डायरेक्शन में तो कितना आएगा, कॉस टर्म आएगा, तो 4√2 कॉस 45, तो कॉस 45 मतलब क्या 1/√2, तो बेसिकली 4 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये इवेंचुअली इधर 4 के स्पीड से जा रहा है, और ये क्या है सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। तो अब इस यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगा वो क्या F0 इंटू स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है 324। अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स मूव कर रहा है किधर, इधर, कितना के स्पीड से 4। तो सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स कहाँ आता है डिनोमिनेटर में, और वो अवे जा रहा है, अवे जा रहा है मतलब क्या ओवरऑल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेगा, तो डिनोमिनेटर में है डिक्रीज करना है इसको तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक। तो बस F0 की वैल्यू कितना 656 इंटू 324 डिवाइड बाई 328, ठीक, ये बन जाएगा। तो
तो इसको करें तो क्या, ये डायरेक्ट 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना बना, 846 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली सुनाई देगा, तो कितना 648, तो ये हुआ 648 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जो है हमें डिटेक्टर के पास मतलब सुनाई देगा। यहाँ पे मतलब सुनाई क्या, वो ऑब्जर्व करेगा, वही हमसे पूछा जा रहा था, ठीक। अगला का सवाल बोल रहा है कंसीडर बोथ सोर्स आर इमिटिंग साउंड। अब मान लेते हैं कि दोनों ही सोर्स जो है वो साउंड इमिट कर रहे हैं। व्हेन S2 इज एट R, और S2 कहाँ पे है, मतलब ये वाला जो है कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब दूसरा फोटो अगर बनाए तो लेट से इसी को लेते हैं, थोड़ा इधर बनाते हैं। अब ये सब ड्रामा बंद। अब क्या हो रहा है, इसमें जो S2 है वो R पे, मतलब S2 यहाँ पे है, ठीक, वो इधर मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या, S2 इज एट R, S1 अप्रोच द डिटेक्टर विथ ए स्पीड दिस, और S1 जो है वो इधर डिटेक्टर की तरफ अप्रोच कर रहा है, कितना के स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। ये 4√2 से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक, ठीक है। द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर बाय द डिटेक्टर विल बी, क्या होगा, तो अब ये जो डिटेक्टर है मतलब दोनों का जो फ्रीक्वेंसी मेजर करेगा उनमें डिफरेंस कितना होगा, मतलब उनका बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक, ठीक है। तो इसमें क्या, तो लेट से पहले 2 का देखते हैं कि 2 का मतलब जो फ्रीक्वेंसी ये मेजर करेगा वो कितना फ्रीक्वेंसी होगा। तो देखा जाए तो सोर्स 2 जो है इधर मूव कर रहा है, तो उसका अगर ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो है ऑब्जर्वर और सोर्स का, ये ऑब्जर्वर और ये S2 जो है सोर्स और ऑब्जर्वर का अगर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, उसके अलॉन्ग इसका कोई भी कंपोनेंट आएगा नहीं, तो दोनों रेस्ट पे है अगर देखा जाए तो, मतलब जस्ट फॉर डॉपलर्स इफेक्ट कैलकुलेशन। तो जो S2 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये मेजर करेगा वो उतना ही फ्रीक्वेंसी होगा जो इतना कि ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो F2 डैश जो मेजर करेगा वो कितना, पहले वाला ही, पहले कितना है 656, वो उतना ही मेजर करेगा, ठीक, 2 का। अच्छा 1 का जो फ्रीक्वेंसी ये मेजर करेगा वो कितना होगा, तो उसके लिए कैलकुलेट करना होगा। तो F1 डैश कितना हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी वो प्रोड्यूस कर रहा है, और हम जानते हैं कि दोनों ही सोर्स कितना फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनटू स्पीड ऑफ साउंड कितना 324। अब इसमें क्या हो रहा है कि सोर्स मूव कर रहा है किधर, ऑब्जर्वर के तरफ, टुवर्ड्स मूव कर रहा है। तो क्या करेगा, ये फ्रीक्वेंसी को ओवरऑल इंक्रीज करेगा मतलब क्या, माइनस करना पड़ेगा, और कितना के 4 से है, तो ये हो जाएगा 656 इंटू 324/320। तो ये दूसरे मतलब पहले वाले का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गया, ये दूसरे वाले का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। हमें क्या बीट कैलकुलेट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 656 दोनों में ही है, खोपचे में आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1, और इधर क्या बचेगा 324/320। इसको उल्टा माइनस करते हैं, ठीक, 324/320 -1, ठीक, पॉजिटिव आने के लिए। बीट फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ता, हम बड़ा माइनस छोटा करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4/320, तो ये क्या 4 से 80 टाइम्स में, तो कुछ तो फालतू बन रहा है, 4 से 20, 4 से करे तो 124, 6 या 24, 4 4 या 16, 4 से 5 टाइम्स में, 4 से ये करे तो कितना 4 4 या 16, 4 1, तो 41/5, ये कितना बन जाएगा 8.210 होगा, तो 2 दिस हर्ट्ज। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना हो जाएगा 8.2 हर्ट्ज, ठीक। तो जो यहाँ पे पूछा जा रहा है बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो 8.2 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक। तो बस ये क्वेश्चन में इतना ही था, ये कंप्लीट हुआ, ठीक। तो बस इस चैप्टर के सारे ही सवाल जो हैं वो कंप्लीट हुए, ठीक। तो बस मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। मतलब अब यहाँ पे ये क्लास 11th का जितने भी चैप्टर्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो से जो क्लास 12th का चैप्टर है वो शुरू होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं उस चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, ठीक। और क्या बस पढ़ाई अभी करना है, अभी कुछ और काम है नहीं, ठीक। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।